बर्लिन, 20 अप्रैल 1945। जमीन के ऊपर वसंत की हवा चूर किए गए ईंट और कॉर्डाइट की तीखी गंध से भरी हुई है। लेकिन पुराने राइख चांसलरी के 50 फीट नीचे हवा पुनर्चक्रित, बासी है और नम कंक्रीट की हल्की धात्विक गंध लिए हुए है। आज एडोल्फ हिटलर का 56वां जन्मदिन है। वोर बंकर में एक छोटी सी रिसेप्शन आयोजित की जाती है। यह एक उत्सव की छाया है। वहां शैंपेन है, लेकिन इसका स्वाद राख जैसा है। बाहर सोवियत एक सेंट बेलोरूसी मोर्चा अपने अंतिम जन्मदिन का उपहार, एक विशाल तोपखाने की बौछार शुरू कर चुका है, जो फुहरेर के भूमिगत किले की नींव को हिला देती है। यह अंत की शुरुआत है। गॉट्टरडेमरुंग, देवताओं की सांझ, वाग्नेरियन मिथक से एक संकुचित वास्तविकता में बदल गई है। कुछ हफ्ते पहले हिटलर ने नीरो आदेश जारी किया। यह एक जलती हुई धरती की नीति है, जो एक निहिलिस्टिक दर्शन से जन्मी है। यदि जर्मन लोग जीत नहीं सकते, तो उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है। वह हर पुल, हर पावर प्लांट, हर जल कार्य के विनाश का आदेश देता है। यह अंतिम तर्क का निरर्थकता की चरम सीमा है, एक तार्किक निष्कर्ष जिसे एक निरर्थक, आत्मनाशकारी चरम पर धकेला गया है। एक आदमी उसकी राह में खड़ा है, अल्बर्ट स्पीयर, शस्त्रागार मंत्री। इन अंतिम दिनों में वास्तुकार और उसके संरक्षक के बीच तनाव एक निर्णायक बिंदु पर पहुंच जाता है। स्पीयर टूटते हुए राइख में घूमता है, गुप्त रूप से आदेशों को रद्द करता है। बंकर में हिटलर उन शहरों के नक्शों को देखता है जो अब अस्तित्व में नहीं है, उन सेनाओं को आदेश देता है जो पूर्वी मोर्चे के धुएं में विलीन हो गई है। अंत को समझने के लिए व्यक्ति को स्थान को समझना होगा। फ्यूहर बंकर क्लॉस्ट्रोफोबिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे 2 स्तरों में विभाजित किया गया है, पुराना वोर बंकर और गहरा हॉप्ट बंकर। यहां समय का कोई अर्थ नहीं है। यहां सूरज की रोशनी नहीं है, केवल बिजली के बल्बों की झिलमिलाहट और वेंटिलेशन सिस्टम की अंतहीन गूंज है। गंध एक अनिवार्य कॉकटेल है, जिसमें पसीना, आंतरिक मंडली की महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया गया महंगा परफ्यूम और फ्यूहर के कंपनों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया गया ईथर शामिल है। हिटलर एक भूमिगत छाया बन गया है। उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई है, उसका बायां हाथ अनियंत्रित रूप से कांपता है। वह एक स्थिति में जीता है जिसे पोस्ट हॉक एर्गोप्रोप्टर हॉक कहा जाता है। यह भ्रांति कि उसकी पिछले सफलताएं भविष्य के चमत्कार को निर्धारित करती हैं। वह 12वीं सेना का इंतजार करता है, वेंक की सेनाएं घेराबंदी को तोड़ने के लिए। लेकिन वेंक नहीं आ रहा है। 23 अप्रैल, बर्चट्स गार्डन से एक टेलीग्राम आता है। हरमन गोयरिंग, उत्तराधिकारी निर्धारित, पूछता है कि क्या उसे राइख का नेतृत्व संभाल लेना चाहिए। हिटलर के लिए यह क्रिमेन लेसे मैजेस्टिस है, घायल महिमा का अपराध, उच्च राजद्रोह। एक अचानक तेज चीख, दीवारें संकुचित हो रही है। फिर आता है अंतिम झटका। हेनरिक हिम्मलर, वफादार हेनरिक, को आत्मसमर्पण करने की कोशिश करते हुए पाया जाता है। यह विश्वासघात हिटलर की वास्तविकता पर बाकी की पकड़ को तोड़ देता है। सोवियत अब केवल कुछ ब्लॉकों की दूरी पर हैं, टीयरगार्टन के माध्यम से गली दर गली, कमरे दर कमरे लड़ाई कर रहे हैं। 29 अप्रैल की सुबह के शुरुआती घंटों में हिटलर ने ईवा ब्राउन से एक अद्भुत नागरिक समारोह में शादी की। छोटी छोटी बातें, शराब और फिर उसकी अंतिम वसीयत का लेखन। 30 अप्रैल, 2:30 बजे दोपहर। हिटलर अपना अंतिम भोजन करता है, हल्की सॉस के साथ स्पैगेटी। वह अपने कर्मचारियों को चुपचाप अलविदा कहता है। लगभग 3:30 बजे उस आदमी ने जो 1000 साल के राइख का सपना देखा था, अपने जीवन का अंत एक 7.65 मिमी की गोली से मंदिर में कर लिया। एवा ब्राउन उसके बगल में बैठी है, जिसने साइनाइड का सेवन किया है। कमरे में चुप्पी उनके सिर के ऊपर 40 फीट की ऊंचाई पर जल रहे नरक के विपरीत है। उसके सख्त आदेशों का पालन करते हुए शवों को चांसलरी के बगीचे में ले जाया जाता है, एक शेल क्रेटर में रखा जाता है और 200 लीटर पेट्रोल से भिगो दिया जाता है। जैसे ही सोवियत गोले बरसते हैं, अवशेष आग में जल जाते हैं। जब तक लाल सेना बंकर तक पहुंचती है, तब तक केवल जल चुके हड्डियों और पेट्रोल की गंध के अलावा कुछ नहीं बचता।
कंक्रीट का ताबूत एक कब्र बन जाता है, केवल एक आदमी के लिए नहीं, बल्कि एक विकृत विचारधारा के लिए। यूरोप में युद्ध 8 दिन बाद समाप्त होगा, लेकिन यहाँ आग बस बुझ जाती है। 1000 साल का राइट केवल 12 वर्षों तक चला। अंत में केवल चुप्पी थी।